मैं हमेशा से जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब से कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी हैं आर्मी की, यूनिफॉर्म की, और यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी। तो एक सपना तो था, तो रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में जब करने का मौका मिला तो मुझे ये मौका जाने नहीं देंगे। एयरफोर्स की एक वर्दी पहनने का जब मौका मिला था गुंजन सक्सेना में, तो वहाँ भी यही था। मैच फिक्सिंग का जो किरदार है मेरा अविनाश पटवर्धन का, ये सब बहुत खूबसूरत है किरदार। एक ही फिल्म में मुझे कई सारे किरदार जीने का मौका था। एक अच्छी फिल्म है और बड़े प्यार से बनाई है पूरी टीम ने। आप जाइए, फिल्म देखिए, क्योंकि आप जब फिल्म देखते हैं तो मेरे जैसे कलाकार को, केदार जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले डायरेक्टर को और नए प्रोड्यूसर्स को हिम्मत मिलती है कि वो और एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो प्लीज़ गो एंड वॉच मैच फिक्सिंग इन थिएटर ऑन 10th जनवरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। मैं विनीत जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कैसे अप्रोच किया था केदार ने जब ये स्क्रिप्ट आई आपके पास? क्या चीज़ थी जिसने आपको हाँ करने के लिए तैयार किया इसके लिए? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं हमेशा से जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब से कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी हैं आर्मी की, यूनिफॉर्म की, और यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी। तो एक सपना तो था, तो रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में जब करने का मौका मिला तो मुझे ये मौका जाने नहीं देंगे। इसके पहले एयरफोर्स की एक वर्दी पहनने का जब मौका मिला था गुंजन सक्सेना में, तो वहाँ भी यही था। और उसके अलावा मैच फिक्सिंग का जो किरदार है मेरा अविनाश पटवर्धन का, ये सब बहुत खूबसूरत है किरदार। बहुत सारे लेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्स्ड है, एंड बहुत सारी चीज़ें अंडर करंट चल रही हैं किरदार के साथ। प्लस वो आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो फील्ड में अपनी रियल आइडेंटिटी को, असली पहचान को छुपा के वो काम करते हैं, और उसकी वजह से एक ही फिल्म में मुझे कई सारे किरदार जीने का मौका था। एंड केदार की जो क्लैरिटी है फिल्म को लेकर के, बिकॉज जिस समय स्क्रिप्ट आई थी पूरी तरीके से रेडी नहीं थी, तो मैंने केदार को सुना, और केदार इज़ अ डीओपी ऑल्सो। तो मैं ये फर्म बिलीव करता हूँ कि एक डीओपी कभी भी अपनी फिल्म को विजुअली तो गलत नहीं जाने देगा। एंड कहानी को, किरदारों को लेके जो केदार की क्लैरिटी थी, सो आई वाज श्योर आई कैन गो अहेड। केदार, कब इसका जन्म हुआ था फिल्म का आपके दिमाग में? एक्चुअली ऐसे हुआ था कि द प्रोड्यूसर पल्लवी हैड बॉट द राइट्स ऑफ द बुक. द बुक इज रिटन बाय कर्नल रिटायर्ड कंवर खटाना. द बुक इज कॉल्ड द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर. और पल्लवी ने इसके राइट्स लिए थे, एंड सॉफ्टली, नॉट वेरी श्योरली, उसने मुझे बुक दिया और पढ़ने के लिए कहा. पढ़ने के बाद 10 पन्नों में ही मुझे इतना पोटेंशियल उस चीज़ में दिखना चालू हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बुक पढ़ते हो तो उसके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि यार फिल्म नहीं बन सकती, शायद जान बहुत छोटी है. बट ये बुक का एक्सपांस इतना बड़ा था. द वे कंवर खटाना साहब हैज़ रिटन इट with his expertise of so many years of intelligence service in the army, that 10 पन्नों में ही मैंने पल्लवी को फ़ोन करके बता दिया कि we should go for the film, and then sort of we were on the same page. कहानी नहीं थी हमारे पास. 1 अक्टूबर 2023 को हमने ऑफिशियली फिल्म साइन की, तब सिर्फ बुक थी मेरे पास, पल्लवी ने दी हुई. वी अप्रोच्ड राइटर अनुज ने ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया चैलेंज, because it was challenging because there are many layers in the film. Too many incidences had to be sort of get together and write a screenplay. So it was a very difficult job for any writer, but luckily enough he took it up as a challenge, and that is how the film was born. And slowly but surely we went ahead and started meeting people. आपको लगता नहीं कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसमें कोई साइड में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होने का डर रहता है, एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर, आपको लगता नहीं कि फिल्म आपने चूज जब की तो कोई डर लगता है इस तरह का कुछ? 2 चीज़ें हैं सर इसमें कि पहला, जो मेरे बुक पढ़ने के बाद जो एक चीज़ जहन में आई, मैं हर इंटरव्यू में मैं यही बात कह रहा हूँ कि
even if you take political names or incidences out, and even if you put XYZ names into it, some other random names, even then the story will stand on its own. तो ये ना बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी है, नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल ड्रामा. एंड व्हेन आई सैट विथ अनुज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसको बोला कि यार हमें ना स्क्रीन प्ले पे ध्यान देना है. कोई भी फिल्म देखने के बाद, चाहे वो लेफ्ट विचारसरणी का हो या राइट विचारधारा का हो, वो कोई भी इसको प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहना चाहिए. यू नो, द स्क्रीन प्ले शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन. और दूसरी चीज ऐसे है कि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो मेरे जैसे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए आई विल टेक इट एज एन एडवांटेज, बिकॉज धमाके के सिवा मुझे कौन सुनेगा, मेरी फिल्म कौन देखेगा. आई हैव टू मेक सम नॉइज, सो आई डिसाइडेड टू जंप इनटू इट. और विनीत कैसे चॉइस आपकी, विनीत को कैसे अप्रोच किया? मैंने इनके बहुत सारे काम देखे हुए थे पहले से. अकॉर्डिंग टू मी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री टुडे, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज ही इज हियर विद मी, बट जेन्युइनली आप किसी से भी पूछिए, एनीबडी विल अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग. दूसरी चीज, मैंने और मेरी बेटी ने गुंजन सक्सेना देखते हुए, आई बोथ ऑफ अस लिटरली क्राइड विथ हिज परफॉर्मेंस. द क्लाइमैक्स में जो इन्होंने वो जो परफॉर्मेंस दिया, इट्स अ पावर पैक परफॉर्मेंस. फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज आई वॉज लुकिंग एट अ एक्टर हु कुड डॉन द यूनिफॉर्म ऑफ एन आर्मी and look like a Bond, look like a dashing army person जो लोगों के goosebumps ला सके. And because this story, Vinith's character is playing the intelligence officer also, so जैसे बहुरूपीय होते हैं, लोगों में मिक्स होके इंटेलिजेंस गैदर करना होता है एक इंटेलिजेंस आर्मी ऑफिसर को, तो मुझे ऐसा एक्टर चाहिए था कि जो चार लोगों में मिक्स हो जाए, चार लोगों में स्टैंड आउट ना हो. When he is not in the uniform and when he wears the uniform, he looks like an army person where people take a notice of him. So both these qualities are कूट के भरे हैं इनके अंदर है. मुझे ऐसा लगा कि विनीत is the only choice, believe me. विनीत, बहुत तारीफ हो गई आपकी. आप बताइए, आपने जब फिल्म करी थी वो तो हमने बात कर ली, अब जब करने के बाद का एक्सपीरियंस है, कोई फिल्म का ऐसा यादगार किस्सा जो करते वक्त आपको सबसे ज्यादा छू गया, कोई प्रभावित किया, ऐसा कोई? कुछ एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक दो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहले काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ. बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में एक फिल्म स्मूथली कंप्लीट हो जाए. प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर, दिस इज हर फर्स्ट फिल्म. केदार की दिस इज फर्स्ट हिंदी फिल्म. लेकिन किसी बहुत ही अव्वल दर्जे के प्रोफेशनल टीम के साथ जब आप जाते हो, तो भी अगर ये हो जाए तो सौभाग्य की बात है. क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने 3 देशों में 6 शहरों में शूट किया है. एंड जनवरी में शूट शुरू हुई है और मिड मार्च तक खत्म हो गई. प्लस जब मैं कश्मीर में शूट कर रहा था, तो द डे वी स्टार्टेड, बिकॉज वो एक लंबा स्पैन है जिसमें वो किरदार अंडर कवर वहाँ है. जब गए थे तो ऐसा लगा था कि ये वेदर तो जून वून का है. जब तीसरा दिन आया तो ऐसा लगा ये वेदर तो अक्टूबर का है. और पहलगाम, और हम लोग थोड़ा सा ये हो रहा था मन में कि बर्फ मिल जाती ना तो अच्छा हो जाता, थोड़ी सी भी कहीं. तो कई लोगों को इस बात के लिए लगाया था कि पूरी वैली में, पहलगाम में कहीं दूर भी जाके देखो, कहीं बर्फ अगर गिरी है तो वहां जाके शूट करके कुछ आएंगे, ताकि हमें वेदर का एक चेंज मिले, कि एक स्टे टाइम है, कुछ एक लंबा 7-8 महीने है. प्रभु की कृपा, जो बर्फ गिरनी शुरू हुई है, पहलगाम के लोग बोल रहे थे इस बार तो जी बर्फ ही नहीं गिरी, और जो गिरनी शुरू हुई है कि जो हमें साफ जमीन दिख रही थी, वो जमीन इतनी घुटनों तक देखते देखते उसी दिन भर गई और पूरा बर्फ में शूट किया. तो मैं, केदार, यूनिट के सारे लोग, हम यही बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है. तो ये जादू था एक फिल्म में इतना कुछ ला पाना, क्योंकि अपने पास तो ऐसी भी स्नो मशीन नहीं थी कि हम कुछ 20 बाई 20 फीट में भी कुछ
बर्फ दिखा पाते लेकिन पूरी वैली एकदम से, वैली ने कलर चेंज किया, रंग बदला, और वो हमें मिला, गिफ्ट मिला। तो कहीं ना कहीं वो मैं भूलूंगा नहीं कि कुदरत ने कैसे साथ दिया है। दूसरा, जब मैं अंडरकवर का एक जो सीन था जहां पे एज पे आप हो, जब मैं वो कर रहा था तो नीरज जी मुझे ना एक एहसास हुआ कि अगर सपोज ये कोई चूक हुई व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग थिंग्स, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है इस मोमेंट में, सीन में। तो मेरे लिए एज एन एक्टर उसका परिणाम ये हो सकता है कि टेक 2 हो जाएगा, लेकिन जो रियल लाइफ में है, अगर वो चूक उनसे हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। तो मतलब ये जिंदगी शायद उसी वक्त खत्म होगी। तो मुझे ये इस बात का उस समय ना एक गहरा एहसास हुआ कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे होंगे इस समय, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे होंगे जो अंडर कवर फंक्शन कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, एक अलग तरह की रिस्पेक्ट हम सुनते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन जब वो चीज़ महसूस होती है तो जिंदगी भर ये मेरे साथ रहेगी। तो उन लोगों को सल्यूट है जो जान जोखिम में डाल के परिवार से दूर इस तरीके के काम को दिन रात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। क्योंकि कहा भी जाता है ना, जिस देश, जिस राष्ट्र के गुप्तचर अच्छे होते हैं वो राष्ट्र सुरक्षित रहता क्या है। बात। तो ये कब रिलीज हो रही है, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए, और क्यों देखने जाएं इसको, ये बताओ। दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी फिल्म मैच फिक्सिंग 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, और आज के वक्त में थिएटर्स में फिल्म रिलीज करना अपने आप में नंगे पैर बर्फ की पहाड़ चढ़ने जैसा है। तो एक अच्छी फिल्म है और बड़े प्यार से बनाई है पूरी टीम ने। आप जाइए, फिल्म देखिए, क्योंकि आप जब फिल्म देखते हैं तो मेरे जैसे कलाकार को, केदार जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले डायरेक्टर को और नए प्रोड्यूसर्स को हिम्मत मिलती है कि वो और एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो प्लीज गो एंड वॉच मैच फिक्सिंग इन थिएटर ऑन 10th जनवरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए।